आइए एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर अकाउंटिंग मेड इजी के अंदर, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं या बेसिकली क्या उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो जब हमने ओवरऑल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया और हमारे को ये भी पता लग गया कि बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती है, तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर जो था प्रीवियस वाला वो आपको पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा। तो आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम आगे चल रहे हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ेंगे जो कि हमारी नॉलेज में ऐड होंगी। अकाउंटिंग के बारे में हमको और सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या हैं। यानी हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग के अंदर सब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है, लेकिन क्या इसके अलावा अकाउंटिंग की कुछ और भी ब्रांचेज है जिसमें इन सब के अलावा भी कुछ काम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग की 3 बेसिक ब्रांचेस हैं जो कि किसी भी कॉमर्शियल स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलेंगी आगे, या जब वो प्रैक्टिकली जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, तो 3 तरह के अकाउंटिंग वर्क करने को मिलते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो भी बताया वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ताकि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमको एग्जैक्टली पता लग जाए कि वो फर्म प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, कितनी उसके पास असेट्स हैं और कितनी उसके पास लाइबिलिटीज हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बताऊंगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर या हम जो अपनी सराउंडिंग में जितनी भी बिजनेस फर्म देखते हैं या जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उन बिजनेसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले रहते हैं हमारे ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरे रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी सबसे पहले मैं ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताता हूं आपको कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। देखिए, आप अपने आसपास के जितने भी एरियाज हैं उसमें बहुत सारी दुकानें ऐसी देखते हैं, बहुत सारी क्या 90% दुकानें हम ऐसी ही देखते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि लोग बना बनाया रेडीमेड माल खरीदते हैं, उसको या तो रीपैकिंग करके या एज इट इज जैसी की जैसे पैकिंग आती है उसको उठाकर आगे कस्टमर्स को सेल आउट कर देते हैं। तो यानी कोई भी एक बिजनेस जिसके अंदर आप जो आपके ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप रेडीमेड गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद उसको सिर्फ सेल आउट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि इसमें आप क्या है गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो यही पहली फर्म जिसके अंदर क्या है कि ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं। इसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो फर्म्स होती हैं वो होती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म का मतलब क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बिजनेस फर्म्स जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या बिजनेसमैन है वो मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करता है। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद अपनी फैक्ट्री में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर वो आगे सेल आउट करता है। हालांकि वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट नहीं करता, वो क्या करता है छोटे बिजनेसमैन को आगे सेल आउट करता है। तो अगर हम भी इस बेसिस पर देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस हो गए 2 तरह के। एक ट्रेडिंग बिजनेस जो बना बनाया माल खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, और सेकंड ऐसे बिजनेस जो कि क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी जो बिजनेस फर्म्स होती है उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद अब कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आ गई इसके अंदर, इन दोनों के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2 तरह की जो फर्म है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग कहां पर एप्लीकेबल होगी, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है कि जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको कॉस्ट एसरटेन करना बहुत जरूरी है। यानी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वेरियस लेवल पे क्या होगी। जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तब कॉस्ट क्या होगी, उसके बाद उसके ऊपर लेबर लगाएंगे तब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अदर एक्सपेंसेस जब हम उसके ऊपर इंकर करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट जो हमारी निकल कर आएगी उसके बाद हम अपना क्या प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे ताकि हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। यानी उसका सेल प्राइस एसरटेन करने के लिए हमें कॉस्ट को वेरियस
पॉइंट्स पर स्टडी करना पड़ेगा, वेरियस लेवल पर स्टडी करना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। यानी इसका पर्पस वही है, कोई भी बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग ही होगी, फाइनेंशियल नहीं होगी। जब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप अपने प्रोडक्ट का वेरियस लेवल पर कॉस्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने सेल प्राइस डिसाइड कर लिया, आपने उसको सेल भी कर लिया, फिर उस बिजनेस में आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, तो उसके लिए तो आपको फिर वापस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना पड़ेगा। तो यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अडॉप्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको करना पड़े, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जुड़ी हुई है, ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज द न्यू बॉर्न ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये न्यूली डेवलप्ड है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने अकाउंट्स बना लिए, लेकिन उसके बाद जो उनके यूजर्स हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट करें और कैसे यूजर तक पहुंचाएं ताकि यूजर्स को देखने पर वो इजीली समझ आ जाए, तो इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग की तीनों ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। चलिए, जब हमने ब्रांचेस पढ़ ली तो इसके बाद इससे ही रिलेटेड जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन हमारा ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल पढ़ने का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि ये तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, तो उसमें आपको पहला वर्ड पढ़ने को मिलेगा बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग और थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। देखिए, दिखने में ये तीनों सिमिलर लगते हैं। जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो क्या होता है, जनरली यही बोला जाता है कि आप बुक कीपिंग कर रहे हो क्या। दूसरा, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में तो शायद मुझे लगता ही नहीं कि कोई किसी को डिफरेंशिएट करना पता भी होगा कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आज चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने से पहले क्या करते हैं, मैंने आपको पहला ही फीचर बताया था कि अकाउंटिंग के फीचर के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बिजनेस में जितनी भी इवेंट्स हैं, बिजनेस में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जिनको हम बाद में ट्रांजेक्शन भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं, तो बिजनेस में होने वाले जितने भी मॉनेटरी इंसिडेंट्स होते हैं या मॉनेटरी जो है आपके इवेंट्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला काम बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को या तो आप जर्नल या कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, इनमें आप रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड वर्क क्या आ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अलावा देखिए यहां पर मैंने आपको बताया जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरी बुक। जर्नल में सारी की सारी आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में सारी की सारी कैश और बैंक से रिलेटेड, इसके बाद सेल परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन सबको हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए ये दो काम करने के बाद ये हमारा जो बेसिक है वो क्या है, बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग बोल सकते हैं हम कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका प्राइमरी स्टेज होता है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब रिकॉर्डिंग का काम खत्म होता है तो वहां से हमारा एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमको क्या करना होता है कि जितनी भी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उनको समराइज किया जाता है, यानी उसकी लेजर पोस्टिंग एटसेट्रा। उसके बाद प्रेजेंटेशन करने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उनके बेस पर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब चीजें। इसके बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब उसमें स्टडी वर्क हो गया कि उसके बेस पर एनालिटिकल वर्क करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके बाद उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि जो भी उसके कंसर्न्ड यूजर हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था शॉर्ट में कि दो तरह के यूजर्स रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी इसी लेक्चर के एंड में इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये सब काम किस में होते हैं, अकाउंटिंग में। यानी आपको बुक कीपिंग करना है, बुक कीपिंग करने के बाद अकाउंटिंग पे जाना है। बुक कीपिंग है
दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। या हम शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां से आपका अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होता है। यानी जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया बिजनेस इवेंट्स को, उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बेस पर उनकी समरी बनाएंगे, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, एनालिसिस वर्क करेंगे और उसके बाद जो भी कंसर्न यूजर्स हैं उनको आप कम्युनिकेट कर देंगे। तो दिस होल प्रोसेस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन याद रखिए कि अकाउंटेंसी का मतलब है ओवरऑल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जब आपको अकाउंटिंग की अगर पूरी नॉलेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी वर्क। तो नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब है कि आपको अकाउंटेंसी के बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारी अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल पर वर्क करती है तो वो प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस ऑल मेक्स अकाउंटेंसी। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम अगर मैं बात करूं कि अभी तो जो हमारा पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, चाहे वो सीबीएसई का हो या बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मैंने बात की थी, अभी सभी जगह इन्होंने एमसीक्यूज को कंपलसरी कर दिया है। इवन 11th सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में भी आपके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो आपको डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को पता लगे कि इतना पढ़ने के बाद क्या हम कैपेबल हुए अपने एमसीक्यूज के आंसर देने के लिए। तो चलिए इस पोर्शन में इतना ही। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, कि इससे रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसमें करना क्या होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने पार्ट पढ़ा उसमें हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं, उसके बेस पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आती हैं। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं और उसके कंसर्न यूजर कौन कौन है और उसको वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, क्या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए अभी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहती हैं वो आप कहाँ से लेते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो उसके यूजर से रिलेटेड है, जो उसके यूजर से रिलेटेड है। तो अब देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कितने टाइप की होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके यूजर्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो रहती है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालते हैं, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब आप स्टडी करते हैं तो पहली इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपको पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या कितना लॉस। इसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन आती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का यहाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ में हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी एसेट्स के अंदर कितनी, हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। यानी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी ओन्ड है। एसेट्स का मतलब कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है जिनको बेचकर आप पैसा ले सकते हैं, आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। और उसके बाद एज ऑन डेट, किसी भी पर्टिकुलर एक डेट के ऊपर आपके पास कितनी लाइबिलिटीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको ये भी बताती है कि आपके पास किसी भी एक ईयर के अंदर, पूरे बिजनेस पीरियड के अंदर, यानी जो एक साल का अकाउंटिंग ईयर रहता है उसमें कितना कैश का इनफ्लो होता है और कितना कैश का आउटफ्लो होता है। क्योंकि कैश मैनेजमेंट एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट फीचर है अकाउंटिंग का कि जिसके अंदर अगर आपने उसमें कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ किया तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है स्टेगनेट हो जाए, या हो सकता है कि बिजनेस में आपको लॉसेस भी हो जाए ड्यू टू कैश क्राइसिस। तो ये इंफॉर्मेशंस हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वेरियस कैटेगरीज के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को,
उसके अंदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या होने चाहिए, यानी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो प्रॉपर एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, यानी ऐसे हवा में कोई बात नहीं करनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देते समय। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेलेवेंस, यानी उसका प्रॉपर रेलेवेंस होना चाहिए, वेरियस डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होने के साथ साथ में जिन यूजर्स को हम दे रहे हैं उनसे रेलेवेंट होनी चाहिए वो। इसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स को ऐसे प्रोवाइड करना है ताकि वो उसको अच्छी तरह से समझ सके, यानी उसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी फैक्टर होना कंपलसरी है। यानी आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे सामने वाले को जो सामने वाले को समझ ही ना आए, तो उस कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर, यानी आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाला उन इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने बिजनेस का कंपैरिजन दूसरे बिजनेस से कर सके, या जिस बिजनेस के साथ में वो जुड़ा हुआ है, जिस भी कारण से उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अपने दूसरे जो कंसर्न बिजनेसेस हैं या कंसर्न उसकी एक्टिविटीज हैं उसके साथ में उनको कंपेयर कर सके, क्योंकि कंपेयर करने के बाद वो डिसाइड करता है कि आपको उसको आपके बिजनेस के साथ जुड़ा रहना है या नहीं रहना। तो ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शॉर्ट में बताया था कि यूजर्स का मतलब है कि कौन लोग हैं जो आपके बिजनेस के अंदर लिंक रखते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनको बेसिकली हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन आर इंटरनल यूजर एंड सेकेंड वन आर एक्सटर्नल यूजर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स का डायरेक्ट मतलब यही है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से कंसर्न रखते हैं, यानी जो आपके प्रॉफिट के ऊपर एक वॉच रखते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कमा रहे हैं। वो बेसिकली कौन कौन हो सकते हैं, नंबर एक ऑनर जिसका बिजनेस है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका तो ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है। तो वो सबसे पहले अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये जानना चाहता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है। इसके बाद सेकंड आता है मैनेजमेंट। देखिए जो छोटे बिजनेस होते हैं वहां पर तो जो ऑनर होता है वो खुद ही मैनेजमेंट करता है, लेकिन जहां पर हम बड़े बिजनेसेस की बात करें, क्योंकि अकाउंटिंग किसी छोटे बिजनेस के लिए नहीं है, किसी मीडियम बिजनेस के लिए नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो जहां पर मैनेजमेंट और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे डिसीजंस ले जिससे बिजनेस जो है ग्रो करे और उनकी डिसीजन मेकिंग से ऑनर को प्रॉफिट हो। तो वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करना पड़ता है, यानी सबसे ज्यादा जो उसका यूटिलाइजेशन है वो कौन करता है, मैनेजमेंट, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बिजनेस के ग्रोथ के लिए वेरियस डिसीजंस लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंप्लॉइज एंड वर्कर। तो आपको तो मालूम ही है कि इंप्लॉइज एंड वर्कर आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अगर आप अपने इंप्लॉइज और वर्कर को खुश रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो मेहनत से मन लगाकर काम करेंगे और आपके बिजनेस को ग्रोथ आएगी। तो इंप्लॉइज एंड वर्कर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि देखिए सैलरी तो उनको मिलेगी, तो सैलरी के साथ साथ में क्या आप उनको बोनस देते हैं या नहीं देते। यानी आपने लाला की दुकान तो नहीं चला रखी कि पता लगा प्रॉफिट हो रहा है और आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट उनको दिखाया ही नहीं और बोला भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा, सैलरी लेनी है तो ले लो, नहीं तो वो भी मैं बंद कर दूंगा। तो उस कंडीशन में जहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर इंप्लॉइज एंड वर्कर को जो उनकी यूनियन के थ्रू जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट किए जाते हैं, ताकि यूनियन ये डिसाइड करे कि क्या हमारा जो ऑनर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो प्रॉपर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके अंदर वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद ये इंटरनल यूजर के बाद हम बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल यूजर की। तो एक्सटर्नल यूजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस वहीं से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर के अंदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की। अब देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को अगर ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, या बिजनेस में अगर कोई क्राइसिस आ गया है
तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने का काम करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करता है, चाहे वो लोन देकर करे या किसी और थ्रू करे। तो उस कंडीशन में बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना, क्या आपको लोन वापस रिपेमेंट करने की कैपेसिटी है भी या नहीं, या आप जो एसेट्स मॉर्गेज कर रहे हैं लोन के अगेंस्ट में, मॉर्गेज करने का मतलब है कि श्योरिटी पर कोई चीज अपना लोन लेना, यानी आपने कुछ गिरवी रख के कुछ लोन ले लिया, तो आपकी उस एसेट्स को जिसको आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यूएशन क्या है, उसका बुक्स वैल्यूएशन आपने क्या दिखा रहा है। तो ये सब चीजें जो है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर हम लोग छोटे बिजनेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कंपनीज की बात करेंगे। तो कंपनीज के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टर रहते हैं जो बिजनेस को इन्वेस्ट करते हैं, यानी बिजनेस में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है। और इसके अलावा पोटेंशियल इन्वेस्टर भी, अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करें तो बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है कि वो लोग जो अभी आपके इन्वेस्टर नहीं है बट इन फ्यूचर आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो क्या होता है कि कई लोग बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनको स्टडी करते रहते हैं कि किस बिजनेस में प्रॉफिट का ट्रेंड कितना अच्छा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ऐसे बिजनेस जिसमें प्रॉफिट्स की ग्रोथ है या जो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पर हमेशा आदमी अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहता है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर का भी जो इंटरेस्ट है वो कहां से इनको पूरा होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। ये भी आपके लिए नया शब्द है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि वो लोग जिनसे हम उधार पर माल परचेज करते हैं, यानी वो लोग जो हमको ऑन क्रेडिट गुड सप्लाई करते हैं। तो क्रेडिटर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को इंटरेस्टेड क्यों है उसके अंदर, क्योंकि उनको अपने पैसे की सेफ्टी चाहिए और साथ साथ में जितना भी आप उनसे आप उधार माल खरीद रहे हैं, क्या आप उनको टाइमली पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अगर उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो रहती है, यानी जो बिजनेस की लिक्विडिटी रहती है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, ताकि जब भी वो हमको गुड सप्लाई करे तो उसके अगेंस्ट पर हम उनको टाइमली पेमेंट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो तो ये शब्द सुनते ही खुश हो गए, क्योंकि सबको ही मालूम है गवर्नमेंट के क्या मतलब बेसिक इंटरेस्ट रहते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। तो देखिए बिजनेस में जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो दो ही पॉइंट से रहता है। नंबर एक सब्सिडी, कि यानी ऐसे बिजनेस जो सब्सिडी क्लेम करते हैं तो उन बिजनेस को सब्सिडी देनी है या नहीं देनी, ये गवर्नमेंट कहाँ से देख बताती है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर डिसाइड करती है कि बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। और साथ साथ में एक फैक्टर और इम्पॉर्टेंट रहता है कि क्या बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जो कि एक स्मॉल स्केल या ये यूं कह सकते हैं कि एवरेज सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप बना रहे हैं, यानी वो गुड्स आप बना रहे हैं जो कि कॉमन पीपल यूज करते हैं। यानी जो जनरली लग्जरी गुड्स बनाते हैं उनको किसी तरह की गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती, लेकिन हाँ अगर आप कॉमन पब्लिक के यूज के लिए कॉमन गुड्स बना रहे हैं जो कि आपके लिविंग पब्लिक की लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे सकती है। लेकिन सब्सिडी देनी है नहीं देनी है तो उसके लिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को स्टडी किया जाता है, यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। साथ ही साथ में टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग है वो हमको हेल्प करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अवर टैक्स लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लेना है कितना नहीं लेना, आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखते ही 2 मिनट में बता देते हैं कि आपने कुछ टैक्स के अंदर चोरी तो नहीं कर रखी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिसर्चर्स या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो वेरियस बिजनेसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो वो लोग किसी भी बिजनेस पर रिसर्च करके बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, ताकि उसके बेस पर जितने भी लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो रिसर्चर्स की रिपोर्ट के ऊपर अपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर का मतलब है कि जो गुड्स को यूज करते हैं, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस गुड्स को यूज करने वाले लोग, तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा कि क्या आप उन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते रेट पर अवेलेबल करवाते हैं या नहीं कराते, या आप क्या करते हैं सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है पब्लिक।
पब्लिक यानी हमारी सोसाइटी जो आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, आपको लेबर प्रोवाइड करती है, तो क्या उनके बेटरमेंट के लिए या फॉर द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? क्या आपका बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है या इतना कैपेबल बिजनेस है कि जो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है या वेरियस अपनी एक्टिविटीज के थ्रू सोसाइटी का कुछ भला कर रहा है या नहीं कर रहा? जिसके अंदर हम आजकल ये भी देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है जिसको हम बोलते हैं CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है कि जो वेरियस बिजनेस हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं उनको जो है ये बोला गया है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका एक कुछ परसेंटेज जो है आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए, क्योंकि यू आर वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट, तो आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरा कीजिए और अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है आप फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी खर्च कीजिए। इसके बाद यहां तक तो हमने पढ़ ली है, दीज आर द बेसिक यूजर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम हम आगे सीखने वाले हैं, जो कि हम पूरी की पूरी आगे वेरियस चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो दो तरह से वर्क करता है। अगर आप अपनी बुक्स भी उठा के देखें, जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो क्या वो बुक्स उठा के देखेंगे तो आपकी बुक्स के ऊपर बड़ा सा हेडिंग लिखा हुआ है, एक बार देखिए ध्यान से। तो जो बड़ा सा हेडिंग क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे उसको हमेशा दो इफेक्ट होंगे। यानी जो हमारे बिजनेस अकाउंटिंग रहती है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन के एज ए रिजल्ट अगर आपकी एसेट्स बढ़ती हैं, अगर एक एसेट बढ़ती है तो दूसरी कम भी हो जाएगी, और अगर एक एसेट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है एसेट्स कम हो, एक तरफ आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है। यानी आगे हमें पढ़ने को मिलेगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में, तो जो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के ऊपर, कि जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को हम दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, एक इंक्रीज में और एक डिक्रीज में। उसके बाद दूसरा सिस्टम इसके अपोजिट जो वर्क करता है दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम जो ऑफ अकाउंटिंग जो है टोटली अनऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग है, जिसका कोई लीगल वैल्यूएशन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, यानी उनका बिजनेस स्केल इतना छोटा होता है कि दे नीड नॉट टू कंपाइल एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जिनको कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने होते। तो वो लोग क्या करते हैं, जब अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालते हैं कि एक साल में उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो पूरे साल की पर्चियां निकाल कर देखते हैं। हर एक पर्ची पे लिखा होता है इससे इतना पैसा लेना है, इसको इसका इतना पैसा देना है, इतना माल आया था, इतना बिक गया, लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती। तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका एक और नाम भी है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी अगर आपके पास रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो उनसे भी आप अकाउंटिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम आगे वेरियस चैप्टर पढ़ेंगे और अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर है जिसमें बेसिक अकाउंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो हमारा खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और इससे कोई रिलेटेड कुछ MCQs जो है, ठीक है, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स और जो भी इसके कैंडिडेट्स हैं वो लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।